हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस के बारे में जानेंगे, रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो जानेंगे, रेसिस्टिविटी पढ़ेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया ओम्स लॉ। सो ओम्स सर ने हम लोगों को एक बात बताई कि जो करंट होता है सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब कि अगर हम लोग किसी भी सर्किट में करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, और अगर हम लोग करंट घटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। और ऐसा तब होता है जब कोई दो चीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। सो ओम्स लॉ हम लोगों को ये कहता है कि जो करंट रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है पोटेंशियल डिफरेंस के। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट के। दोनों की दोनों बातें सही हैं। अब देखो, जब भी हम लोग कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटने के बाद एक कांस्टेंट लगता है। अब इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि V इक्वल टू R इंटू आई। यहाँ पे R जो क्या है, R एक कांस्टेंट है। क्योंकि हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया इसलिए हम लोगों को एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ा। तो इससे हम लोगों को फॉर्मूला निकल के आ जाता है V इक्वल टू आई आर। इसी को हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं, जिसका जो ग्राफ रहता है वो स्ट्रेट लाइन रहता है। क्योंकि यहाँ पे V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमेशा जो ग्राफ रहता है वो स्ट्रेट लाइन रहता है। यानी कि अगर हम लोग करंट को x एक्सिस में ले लें और वोल्टेज को y एक्सिस में ले लें तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसका जो स्लोप होगा वो रेसिस्टेंस की इक्वल होगा। अब स्लोप क्या होता है? तो स्लोप का मतलब होता है झुकाव, यानी कि तुम लोग उसको एक तरीके से एंगल समझो, तो इस चीज को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तुम लोग इसको कुछ इस तरीके से समझो कि मैंने यहाँ पे दो ग्राफ बनाए हैं। एक ग्राफ कुछ ऐसा है और दूसरा कुछ ऐसा है, तो मैं बोलूंगी इस वाले ग्राफ का जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा है, यानी इसका जो ये एंगल है ये बहुत ज्यादा है। उसी तरीके से जो इस वाले ग्राफ का जो स्लोप है वो बहुत ही ज्यादा कम है, इसका मतलब ये जो एंगल है ये बहुत कम है। सो स्लोप का मतलब होता है एंगल, और जिसको हम लोग tan थीटा बोलते हैं। सो tan थीटा क्या होता है? y एक्सिस बाय x एक्सिस, यानी द साइड विच इज अपोजिट टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय द साइड विच इज एडजेसेंट टू एंगल थीटा। सो यहाँ पे y एक्सिस में हो गया v और यहाँ पे x एक्सिस में हो गया I, और इसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्योंकि यहाँ का जो स्लोप होता है यानी जो tan थीटा है वो रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। अब देखो, ये वाला फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले से मिलता जुलता है। यहाँ पे भी अगर हम लोग R की वैल्यू निकालें तो वो V बाई आई आएगा। मैंने बस I को यहाँ पे V के नीचे पहुंचा दिया, तो ये शो करता है कि जो ग्राफ में जो स्लोप मिलता है वो रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। आई नो तुम लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो, तो तुम लोग ओम्स लॉ के बारे में सिर्फ दो बातें ध्यान में रखो। पहला कि ओम्स लॉ कहता है जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट के, या फिर जो करंट रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है पोटेंशियल डिफरेंस के। बात एक ही है। दूसरा कि V इक्वल टू आई आर होता है। और तीसरा, जो ओम्स लॉ का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन रहता है जिसका स्लोप रेसिस्टेंस रहता है। बस इतनी बातें तुम लोग ओम्स लॉ के बारे में याद रखो। सो ओम्स लॉ स्टेट दैट the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end, provided the temperature remain constant। तो मतलब बात है कि अगर टेम्परेचर और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट के, और इससे हम लोगों को V इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला मिल जाता है। R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और जो VI का ग्राफ रहता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहता है। VI मतलब कि हम लोगों ने Y एक्सिस में V लिया है और X एक्सिस में I लिया है, तो इनका जो ग्राफ रहेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा यानी जो थीटा होगा यानी tan थीटा जो होगा वो रेसिस्टेंस के इक्वल होगा। आई होप तुम लोगों को ओम्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और दोबारा से देखो। 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक है। हम लोगों ने कार्बन्स कंपाउंड यूट्यूब पे 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया है, पर अगर तुम लोगों को यही चैप्टर लाइव सेशन में कंप्लीट करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज 7 बजे क्लास है, तुम लोग ज्वाइन कर लेना।
MSP K10 क्लास का पासवर्ड है, इससे क्लास ओपन हो जाएगी। सो क्लास 7 बजे है, टाइम से ज्वाइन कर लेना। अनअकैडमी पे एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट में तुम्हारे सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। तुम लोग चाहो तो उस टेस्ट को भी दे सकते हो। इससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और साथ ही में तुम लोगों को अपनी प्रिपरेशन पता चल जाएगी कि तुम लोग कैसी प्रिपरेशन कर रहे हो। और साथ ही में अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो तुम्हें लाइफ टाइम फ्री एजुकेशन की स्कॉलरशिप मिल सकती है और साथ में iPad, iPhone, मैकबुक ये सब भी मिल सकते हैं। तो रिवीजन का रिवीजन और रिवॉर्ड का रिवॉर्ड। सो इस टेस्ट का नाम है अनअकैडमी प्रोडिजी और ये 23 और 29 जैन को हो रही है। डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा, तुम लोग अभी इनरोल कर लो। MSP K10 पासवर्ड से तुम लोग सारे टेस्ट फ्री में दे सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा, तुम लोग ज़रूर से इसको देख लेना। सो इसी के साथ ये ब्रेक समाप्त होता है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेसिस्टेंस के ऊपर। तो रेसिस्टेंस को हिंदी में हम लोग बाधाएं बुलाते हैं, यानी रुकावटें। मान लो तुम लोग इस रोड पे चल रहे थे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोल लगा दिए। तो मैंने क्या क्रिएट कर दिया, रेसिस्टेंस क्रिएट कर दिया, यानी तुम्हारे लिए बहुत सारी रुकावटें क्रिएट कर दिए। अब तुम लोगों को इस रास्ते पे चलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उसी तरीके से कंडक्टर के अंदर यानी वायर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो करंट को फ्लो करने से रोकती हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। सो रेसिस्टेंस क्या हो गई, रेसिस्टेंस एक ऑब्स्टिकल हो गई जो कि करंट को फ्लो करने से रोकती है। सो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो रेसिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं और जिसकी SI यूनिट रहती है ओम्स, OHM, ओम्स, जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब हो गया ओम्स। अब अगर हम लोगों से कोई पूछे कि 1 ओम होता कितना है, सो मैंने तुम लोगों को बताया था जब भी कोई यूनिट डिफाइन करना पड़े तो उसके फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें हैं उसको 1 कर दो। सो हम लोगों को एक फॉर्मूला तो पता ही है, V = IR। सो यहाँ से R का वैल्यू हो गया V/I। सो ये निकल के आ गया R का फॉर्मूला। अब हम लोगों को 1 ओम्स की वैल्यू निकालनी है। तो 1 ओम की वैल्यू हो गई जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो और करंट भी 1 फ्लो हो रही हो, यानी 1 एम्पियर हो। सो 1 ओम रेसिस्टेंस तभी होगा जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो 1 एम्पियर करंट के द्वारा। The resistance of conductor said to be 1 ohm when the potential difference across the conductor is 1 volt and the current flowing through it is 1 ampere. So I hope तुम लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। रेसिस्टेंस मतलब रुकावटें, ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो करने से रोकती है, वो अपोज करती है करंट के फ्लो को। सो अब हम लोग बात करते हैं कि रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जो रेसिस्टेंस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के। मतलब अगर हम लोग लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसको तुम लोग कुछ इस तरीके से समझो कि अगर ये रास्ता बहुत लंबा होता है तब तुम लोगों को ज़्यादा मुश्किल होती है यहाँ पे चलने में, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे पोल लगा सकती हूँ, यानी बहुत सारे मैं ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकती हूँ। तो अगर रास्ता लंबा होगा तो मैं बहुत सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकती हूँ जिससे कि रेसिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो जो रेसिस्टेंस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के। अब सुनो, अगर ये जो एरिया रहता अगर वो बड़ा होता तब तुम लोगों को इस रोड पे चलने में काफ़ी आसानी होती, तब तुम लोग ईजिली इस रोड पे चल पाते, क्योंकि तब तुम लोगों को गिरने का कोई चांस नहीं रहता। तो एरिया बड़े होने से जो रेसिस्टेंस है वो कम हो जाता है। जितने भी रोड पे मैंने हर्डल्स क्रिएट किए थे वो सब के सब कम हो जाते हैं। सो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब कि अगर एरिया बड़ा होगा तो जो रेसिस्टेंस है वो कम होगा। सो जो रेसिस्टेंस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एरिया के। तो ये जो कंडक्टर है यानी ये जो वायर है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जो वायर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है उसी को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रेसिस्टेंस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वायर के लेंथ के, मतलब कंडक्टर के लेंथ के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अब हम लोगों को ये बात पता ही है कि जब भी हम लोग कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। अब R = हो जाता है ρ L/A।
सो इस कांस्टेंट को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, RHO। तो इसको हम लोग रो बुलाते हैं। तो हम लोगों को एक रेसिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला मिल जाता है, R इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ पे रो एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने रेसिस्टेंस के दो फॉर्मूले पढ़े। पहला हो गया R इक्वल टू V बाई आई। ये कहाँ से आया? ये ओम्स लॉ से आया। हम लोगों ने पढ़ा था ना ओम्स लॉ में एक फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं I को यहाँ कर दूं तो हम लोगों को R का ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है, R इक्वल टू वी आई। अब ये रहा R का दूसरा फॉर्मूला, R इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ पे L मतलब लेंथ है और A मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पे रो कांस्टेंट है जिसे हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। सो आई होप तुम लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सो जो रेसिस्टेंस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। और जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो रेसिस्टिविटी है जिसे हम लोग रो बुलाते हैं। सो जो रेसिस्टेंस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के, और जो रेसिस्टेंस रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है नेचर ऑफ कंडक्टर के। मतलब कि वो मटेरियल किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, प्लैटिनम का बना हुआ है। तो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग रेसिस्टेंस रहता है, ठीक है। जैसे जो कॉपर का कंडक्टर रहता है उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा कम रहती है, इसलिए हम लोग कॉपर वायर यूज़ करते हैं अपने घर की वायरिंग के लिए। उसी तरीके से जो नाइक्रोम रहता है उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, इसलिए हम लोग नाइक्रोम हीटर में यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो। सो इसलिए नाइक्रोम का यूज़ हम लोग हीटर में करते हैं। और जो रेसिस्टेंस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेसिस्टेंस भी कम होगा। इसलिए हीटर में ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर भी हीटर प्रोड्यूस कर पाता है। और रेसिस्टेंस जो रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मतलब ये वाला एरिया, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। सो रेसिस्टेंस निकालने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तुम लोग अच्छे से याद कर लोगे। रेसिस्टेंस इक्वल टू रो L बाई ए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं रेसिस्टिविटी के ऊपर। सो रेसिस्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी रहती है मटेरियल की, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। पर एक्चुअली में रेसिस्टिविटी का क्या डेफिनेशन रहता है? तो अगर हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है और उसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है, तो इतना बॉक्स जितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा उसी को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। The electrical resistance offered by a substance of unit length and unit cross-sectional area is called resistivity. So actually में resistivity भी resistance की तरह होती है, वो भी करंट को फ्लो करने से रोकती है, वो भी property of material रहती है resistance की तरह। पर जो resistivity रहती है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला हो गया nature of material और दूसरा हो गया temperature। इसको तुम लोग इस तरीके से समझो, मान लो तुम्हारे पास एक आयरन की रॉड है और इसकी रेसिस्टिविटी कुछ है, ठीक है, मान लो 1 है। और मान लो तुम्हारे पास एक आयरन का ही बॉक्स है, तो इसकी भी जो रेसिस्टिविटी होगी वो 1 ही होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम मटेरियल यानी आयरन से बने हुए हैं, जिसे हम लोग Fe बोलते हैं। आयरन को पीरियोडिक टेबल में Fe बोलते हैं। सो ये दोनों के दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं यानी आयरन से बने हुए हैं, तो इनकी रेसिस्टिविटी सेम होगी। सिर्फ यही नहीं, मान लो कुछ इस तरीके का भी शेप होता और जो कि आयरन का बना होता तो इसकी भी रेसिस्टिविटी सेम ही होती, क्योंकि जो रेसिस्टिविटी रहती है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। लेंथ ब्रेथ कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात तुम लोग अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। For a material, irrespective of length and area, the resistivity is constant. तो एक मटेरियल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रेसिस्टिविटी होती है, उसका लेंथ चाहे जैसा कर लो उसकी रेसिस्टिविटी पे कोई अंतर नहीं आने वाला, उसकी रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। मान लो तुम लोगों के पास एक कॉपर की वायर है और एक कॉपर की प्लेट है, तो इन दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉपर के बने हुए हैं। पर
जो ये कॉपर की रेसिस्टिविटी अलग होगी और आयरन की रेसिस्टिविटी अलग होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों अलग अलग मटेरियल हैं, एक कॉपर है और एक आयरन है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेसिस्टिविटी रहती है, सेम मटेरियल के लिए एक ही रेसिस्टिविटी रहती है, चाहे उसका शेप कुछ भी हो जाए, चाहे उसका शेप वायर के शेप में हो या फिर स्क्वायर के शेप में हो या फिर सर्कल हो, जो भी हो। अगर कोई भी दो चीज़ सेम मटेरियल की बनी हुई है तो उनकी रेसिस्टिविटी भी सेम होगी। सो रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट रहती है ओम्स मीटर। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जो रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट रहती है ओम्स रहती है, उसी तरीके से जो रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट रहती है वो ओम्स मीटर रहती है। तो यहाँ पे ओम है और फिर मीटर भी है। ओके, आई होप तुम लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी।